प्रीव्यू FY UGP सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तीनों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आपका जो सब्जेक्ट है MDC हिस्ट्री उसका सभी क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो आपका कोई भी सेशन हो, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1, 2 या 3 तीनों सेमेस्टर में से कोई भी सेमेस्टर में अगर आपने MDC हिस्ट्री रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप ये चीज़ फिर से बोल रहे हैं कि ये सभी सेशन वालों के लिए रहता है क्योंकि सिलेबस सबका सेम है FY UGP के तहत। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोल रहा है 1857 के विद्रोह के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या कारण और उसका क्या परिणाम या फिर क्या प्रभाव पड़ा वो देखना है। तो चलिए देखते हैं, आंसर समझेंगे। बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह जो रहा वो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना था, ठीक है, घटना है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता का पहला व्यापक सशक्त प्रतिरोध था। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय की। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो घटना हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, उसके विद्रोह में हुआ था। इसमें जो है सबसे ये पहला जो है पहला विद्रोह के रूप में माना गया है। ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये विद्रोह जो है वो ब्रिटिश शासन की नींव को हिला के रख दिया था और ये आगे चलकर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाया था, ठीक है। आगे इसका प्रमुख कारण हम लोग देख लेते हैं। आखिर जो विद्रोह हुआ था तो किस लिए हुआ था, क्या कारण था। तो विद्रोह के पीछे देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारकों का एक जटिल जाल था, जो एक एक करके हम लोग तीनों चारों का देखते हैं। पहला राजनीतिक कारण। आखिर राजनीतिक कारण क्या था, तो ये लिखा है कि व्यापक गत का सिद्धांत, यानी लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के तहत झांसी, नागपुर और सतारा जैसे रियासतों को उनके उत्तराधिकार न होने पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी पहला जो राजनीतिक कारण था, ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी थे जो इस मतलब नीति वगैरह, उसके नीति के तहत जो झांसी वगैरह, नागपुर वगैरह, सतारा वगैरह जैसे रियासत जगह थे, उस जगहों पर जो है क्या किया, वहाँ उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, यानी अंग्रेजों ने उसे जो है अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। रियासतों का विलय हो गया, यानी 1856 में अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया जाना एक बड़ा झटका था, क्योंकि ब्रिटिश सेना के अधिकांश सिपाही अवध से ही थे। यानी उसको भी जो है, उस पर भी जो अपना हक बना लिया था 1856 में, कहाँ, अवध में, ठीक है। तो ये था। आगे देखिए, मुगल सत्ता का अपमान। अंग्रेजों ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल उत्तराधिकारियों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी और उन्हें लाल किला खाली करना होगा। यानी क्या किया, अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि बहादुर शाह जफर है, उसके बाद जो है मुगल को जो है उत्तराधिकारी के रूप में चुना नहीं जाएगा, यानी राजा के रूप में नहीं उपाधि दी जाएगी। उसकी जगह जो है उन्हें लाल किला खाली करना होगा और वो जो है अंग्रेजों के कब्जा में रहेगा, ऐसा उसने जो है घोषणा कर दिया था। ये था हमारा राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण देखिए तो ये था कि भारी कर और लगान, यानी किसानों पर अत्यधिक भूमि लगान थोपा गया, जिसे ना चुका पाने की स्थिति में उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें छीन ली गई। यानी बहुत ज़्यादा जो है उनके ज़मीनों पर टैक्स लगा दिया गया था, जिसको ना चुका पा रहे थे, जो भी किसान जो है उसे चुका नहीं पा रहे थे, तो उनकी जो है पुरानी ज़मीनें भी छीनी जा रही थी। तो ये था उनका आर्थिक कारण। फिर है औद्योगिकरण, यानी ब्रिटिश मशीनी उद्योगों या ब्रिटिश मशीनी वस्तुओं के कारण भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिनसे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। यानी क्या हुआ, उनके द्वारा जो औद्योगिकरण कारखाने वगैरह खोले गए, उससे भारतीय का, यानी भारतीय जो अपना हस्तशिल्प यानी अपने कला वगैरह को जो है छाप वगैरह के भेजते थे, कुटीर उद्योग, वो पूरी तरह से बंद हो गया भारतीयों का, है ना, जिससे काफ़ी लोग जो है बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो ये था आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह का। आगे है सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है। तो देखिए, सुधारों के प्रति संदेह, यानी पति प्रथा का अंत हुआ जो कि 1829 में, और विधवा
पूर्ण विवाह अधिनियम जो है 1856 जैसे सुधारों को कट्टरपंथी भारतीयों ने अपनी संस्कृति में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना। यानी क्या हुआ, कुछ सुधार किए गए जिसमें सती प्रथा का अंत किया गया, फिर विधवा को पुनः विवाह करने का अधिनियम लाया गया जो कि 1856 में लाया गया था। इन सभी जो है सुधारों को कट्टरपंथी भारतीयों ने अपनी संस्कृति के रूप में मान लिया और उसे जो है फॉलो करने लगे। ठीक है। धर्मांतरण का भय यानी कि धर्म चेंज करने का जो है डर, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों और 1850 के धार्मिक अधिनियम जो ईसाई बनने वाले पृथक संपत्ति का अधिकार देता था, इन लोगों ने जो है अधिनियम ने क्या किया या डर पैदा किया कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। यानी जो भी यहाँ के भारतीय थे उनको जो है उनके अंदर डर पैदा किया, धार्मिक डर पैदा किया गया कि जो अंग्रेज जो है उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है। आगे था सैन्य कारण। देखा जाए सैन्य यानी कि सैनिक कारण, तो भेदभाव व्यवहार यानी भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। ठीक है। और उन्हें सूबेदार से ऊंचे पद पर पदोन्नत नहीं किया, मतलब क्या किया जाता था, उसे ऊंचे पद पर जो है नहीं रखा जाता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन भी दिया जाता था। फिर धार्मिक प्रतिबंध यानी तिलक लगाने के लिए मना किया जाता था, दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता था, पगड़ी पहनने पर रोक, इन सभी को जो है सैनिकों में अपने धर्म का हमला माना। यानी सैनिकों ने जो है इसे अपने धर्म का हमला माना। इस कारण से भी जो है विद्रोह और आगे बढ़ी थी। 1857 के विद्रोह का ये धार्मिक कारण है दोस्तों, सैन्य कारण आप समझ सकते हैं। ठीक है। आगे है तत्कालीन कारण, जिसको बोलते हैं टेम्पोररी कारण। क्या था, तो देखिए चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस यानी कि नए एनफील्ड राइफल जो है वो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल की अफवाह ने, यानी वहाँ अफवाह फैल गया था कि जो एनफील्ड राइफल है उसके कारतूसों में जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा अफवाह फैला दिया गया था। और इस अफवाह के बाद जो है हिंदू और मुस्लिम सैनिकों दोनों को भड़का दिया। ये अफवाह जो फैला तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक भड़क गए, क्योंकि इन कारतूसों को इस्तेमाल से पहले दांतों से काटना पड़ता था, ऐसे छील के उसके बाद जो है करना, मतलब इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है। इसलिए दोनों भड़क गए थे। ठीक है। तो ये भी कारण था। आगे देखिए इसका परिणाम क्या पड़ा। हमने देख लिया कौन कौन कारण से जो है विद्रोह हुआ था। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, ठीक है, सैन्य कारण, तत्कालीन कारण, हमने सब देखा। अब देखें इसका प्रभाव क्या पड़ा या फिर परिणाम आप समझ लीजिए। तो विद्रोह सैन्य रूप से विफल रहा, यानी विद्रोह जो है वो सैन्य रूप से विफल रहा, यानी सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसका कुछ परिणाम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी थे, जो हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ था इसका परिणाम में। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई थी। यानी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था दोस्तों 1858 में, और भारत का नया अधिनियम भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था और इन सभी का सत्ता जो है वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया था। ये भी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज ही थी। ठीक है। आगे प्रशासनिक परिवर्तन, यानी भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत के शासन के लिए नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, यानी नए पद का जो है नए पद बनाया गया। ठीक है। तो ये सब चेंज हुए, प्रशासनिक चेंज। फिर है सेना का पुनर्गठन, यानी यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ती गई और तोप खाना जैसे संवेदनशील विभाग पूरी तरह से यूरोपीय नियंत्रण में रखे गए। सेना में भर्ती के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए जातियों और क्षेत्रों के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई, यानी सेना का पूर्ण गठन हुआ दोस्तों, जिसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ी। ठीक है। और यहाँ जो है एक सेना में भर्ती के लिए एक नीति अपनाई गई, फूट डालो और राज करो। इस नीति को अपनाते हुए जाति और क्षेत्रों के आधार पर रेजिमेंट बनाए गए और सेना का पुनर्गठन किया गया। आगे रियासतों के प्रति नीति में बदलाव, यानी व्यापकता के सिद्धांत को त्याग दिया गया और भारतीय राजाओं के दत्तक पुत्र गोद लेने और उत्तराधिकारी का अधिकार वापस दे दिए गए। यानी क्या हुआ, फिर से वही नीति जो है, यानी कि उत्तराधिकारी
फिर भारतीय राजाओं के हाथ में दे दिया गया था, वही लोग जो है उत्तराधिकारी बनते थे। तो ऐसा होने लगा था। फिर धार्मिक हस्तक्षेप का वादा, यानी महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी उनसे खिलवाड़ नहीं करेगी, उनका अपमान नहीं करेगी। तो ये महारानी ने घोषणा किया। ठीक है, आगे दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, यानी इस युद्ध या फिर इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में एकता और राष्ट्रवाद के बीज बोए। इसे भविष्य की सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना गया है। यानी इन सभी के कारण जो है सभी में एकता बनी, सभी में राष्ट्रवाद के प्रति जो है प्रेरणा जगी। ठीक है, तो ये सब था आपका 1857 का विद्रोह। निष्कर्ष देखिए दोस्तों, तो निष्कर्ष है कि 1857 का विद्रोह भले ही अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल सका, लेकिन इसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य या फिर सरकार के जड़ों को हिला दिया। इसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता संगठित होकर विदेशी शासन को चुनौती दे सकती है। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह का कारण और परिणाम। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे, जो कि ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ऐसे पूछा जा चुका है, तो आपको ये हर हाल में कर लेना है। तो बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, यानी उसका कारण पूछ ले, उसका उद्देश्य पूछ ले, उसका जन्म की परिस्थिति पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कई बार बदल बदल के पूछा जाता है, तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर समझते हैं। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं INC, ठीक है, की स्थापना जो है दोस्तों वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका जो है गठन किया गया था, इसका जो है शुरुआत किया गया था। इसके संस्थापक अर्थ देखा जाए तो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम्यू, जिसका शॉर्ट नेम है AO होम्यू, ठीक, ये नाम था, जिन्होंने जो है इसका संस्थापक के रूप में इसे माना जाता है। और प्रथम अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो व्योम चंद्र बनर्जी थे। यह भारत का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक मंच था जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी भारत का पहला जो है पार्टी था जो भारतीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई और नेतृत्व किया। ठीक है, अब स्थापना का प्रमुख कारण, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई, इसका प्रमुख कारण क्या था, इसके पीछे क्या कारण था, वो हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई गहरे और तत्कालिक कारण जिम्मेदार थे, जो एक एक करके देखेंगे। तो पहला कारण हो जाता है हम लोग का कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे भारत को एक शासन के अधीन कर दिया। रेलवे, डाकतार और एक नई न्याय व्यवस्था को दूर दराज के भारतीयों को जोड़ा। जब शिक्षित भारतीयों ने देखा कि उनकी समस्याएं एक जैसी है तो उन्हें एक ऐसे संगठन की कमी महसूस हुई जो पूरे देश की आवाज़ उठा सके। यानी क्या हुआ, देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक जो एकीकरण में अंग्रेज ने क्या किया, प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे भारत को एक शासन के अधीन कर दिया था, जिसमें रेलवे, डाक घर वगैरह और बहुत सारी अन्याय व्यवस्था को दूर दराज से भारतीयों को जोड़ा। ठीक है, यानी इन सभी के माध्यम से भारतीयों को जोड़ा। और जब कुछ शिक्षित भारतीयों ने देखा कि वो मतलब जो भी भारतीय हैं उनकी समस्या और शिक्षित की समस्या, सबकी समस्या एक जैसी है, तो उन्होंने एक संगठन बनाने की सोची और अपनी कमी को यानी अपनी आवाज़ को जो है पूरे देश भर में उठा सके, वैसे एक संगठन बनाने का सोचा, जिसको कांग्रेस बनाया, मतलब कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक उनका जो है दमनकारी नीति चला था, किसका? लॉर्ड लिटन का। उसके कारण भी जो है ये कांग्रेस का निर्माण हुआ। तो वायसराय लॉर्ड लिटन की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया। कैसे किया? तो देखिए, उन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी भारतीय अखबारों की आज़ादी छीन ली थी। पहला ये काम किया। दूसरा किया, उनके द्वारा जो ज़बरदस्ती यानी मजबूरन जो ये सब चीज़ें किया वो हम बता रहे हैं। फिर है आर्म्स अलर्ट, यानी भारतीयों को हथियारें रखने से रोका गया, भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकते, ये भी कहा गया।
फिर कहा गया दोस्तों कि दिल्ली दरबार, यानी जब देश में अकाल था तब शाही फिजूल खर्ची की गई, यानी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची किया गया था जब जो है अकाल पड़ा था तब भी। तो ये कौन किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिंटन की नीति के द्वारा ये सब हुआ था। इस घटनाओं ने भारतीयों को यह समझा दिया कि बिना संगठित हुए अंग्रेजों से अधिकार नहीं छीना जा सकता है, उनके जो है चंगुल में फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए जो है कांग्रेस का जो है गठन किया गया, यानी ये भी कारण था। तीसरा कारण है जो है इल्बर्ट व्हील विवाद, यानी कि जो चला था हमारा 1883। तो लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनाने का अधिकार देना था। अंग्रेजों ने इसका संगठित विरोध किया और सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने भारतीयों को सिखाया कि संगठन में शक्ति है और इन्हें भी अपने हितों के लिए एक राष्ट्रीय संस्था चाहिए। यानी क्या हुआ, लॉर्ड रिपन जो है वो एक बिल लाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल, और इस बिल के तहत ये था कि भारतीय जज जो है वो यूरोपीय अपराधी को मुकदमा सुनाने का अधिकार था। लेकिन अंग्रेजों ने ये जो है विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय जो है वो मतलब यूरोपीय अपराधी को मुकदमा नहीं सुना सकते हैं। तो इस विरोध के कारण जो है सरकार को जो है बिल वापस लेना पड़ा। और ये सब घटना से भारतीयों को ये सीख मिली कि अब हमें जो है संगठन रहना चाहिए, क्योंकि संगठित रहिएगा तभी, संगठित रहने में ही, एकता रहने में ही शक्ति है, और उन्हें इसके लिए एक राष्ट्रीय संस्था चाहिए थी। तो ये भी एक कारण था। आगे दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा और मध्य वर्ग का उदय, यानी अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों ने रूसो, वोल्टेयर और मेजिनी जैसे विचारकों को पढ़ा। इससे जो है उनमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की भावना जगी। वकीलों, डॉक्टरों और पत्रकारों का एक नया माध्यम वर्ग उभरा जो राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। यानी क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा के कारण जो भारतीय थे वो रूसों के बारे में, वोल्टेयर और मेजिनी जैसे बड़े विचारकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ा तो उनके अंदर जो है स्वतंत्रता की और समानता और लोकतंत्र की भावना जगी। तो वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ये सब एक नए माध्यम वर्ग उभरा जो राजनीतिक अधिकारों का मांग करने लगा था। ठीक है, फिर आगे पांचवा कारण है वो है सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी, यानी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। यानी इतिहासकार, जैसे कि बहुत सारा इतिहासकार, जैसे एक ले लीजिए लाला लाजपत राय का मानना है कि होम ने जो है वो नाम था जिनका, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के बचाव के लिए की थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को डर था कि भारतीयों का बढ़ता गुस्सा फिर से विस्फोट न कर दे, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल्व की तरह अब बनाया ताकि भारतीय अपनी भड़ास संवैधानिक तरीके से निकाले और विद्रोह ना करे। यानी क्या किया, जो हॉर्म है, जो माने जाते हैं कांग्रेस के संस्थापक के रूप में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनका मानना था वो जो बनाए थे ये संगठन कांग्रेस का, वो बनाए थे अंग्रेजों से बचाव के लिए। तो 1857 का जब क्रांति हुआ उसके बाद जो है अंग्रेज डर गए थे कि कहीं भारतीय जो है, यानी भारतीयों में फिर से गुस्सा बढ़ते जा रहा है, कहीं वो विस्फोट का कारण ना बन जाए, यानी उसका गुस्सा जो है बड़ा विद्रोह का कारण ना बन जाए। इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया ताकि भारतीय अपना भड़ास वगैरह भी जो है संवैधानिक तरीके से निकाल सके और विद्रोह ना करे। ठीक है, आगे छठा है तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार भारतीय नेताओं ने एओ होमियो का उपयोग एक तड़ित चालक के रूप में किया। यदि कोई भारतीय इस संगठन को बनाता तो ब्रिटिश सरकार इसे तुरंत कुचल देती। एक अंग्रेज के संस्थापक होने के कारण शुरुआती दौर में सरकार ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार नहीं किया। यानी क्या हुआ, इनका कहना था, इनके अनुसार, कि अगर कोई कांग्रेस के संस्थापक अगर भारतीय होते तो अंग्रेज जो है उसे तुरंत कुचल देती, उसे तुरंत बंद करवा देती। लेकिन यही अंग्रेज ही एक संस्थापक था कांग्रेस का, जिसके कारण जो है सरकार जो है कांग्रेस पर तुरंत कड़ा प्रहार नहीं किया और इसे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया और ये भी अपना जो है एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा। ठीक है, कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था वो देखिए, वो हमने देख लिया, क्यों इसका कारण देखा। अब इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि
मतलब इस ठीक है। तो इसके पहले अधिवेशन में 7 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला था राष्ट्रीय एकता, यानी देश के विभिन्न हिस्सों के कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत मित्रता और संपर्क बढ़ाना, ताकि एक दूसरे से सब एकता बने रहे राष्ट्र पूरे भारतीयों का, ठीक है। फिर है जाति पाति का अंत, जाति धर्म और प्रांत के भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था, ठीक है। फिर था आगे कि जनमत का प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर शिक्षित वर्ग की राय जानना और उसे सरकार तक पहुंचाना, ये सब भी काम किया गया। फिर संवैधानिक सुधार, शासन व्यवस्था में सुधार और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। राजनीतिक शिक्षा, जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें समझाना कि आपका ये अधिकार है, उन्हें जागरूक करना, एकत्र करना, संगठित करना, तो ये सब काम था। निष्कर्ष देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय चेतना की उदय का परिणाम थी। भले ही इसकी शुरुआत एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई, लेकिन इसने जो है पहली बार भारतीयों को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान किया। इसी संस्था ने आगे चलकर बिखरे हुए जन आक्रोश को एक संगठित आंदोलन में बदल दिया, जिनसे न केवल भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भी खुल गया था, ठीक है। तो ये सब योगदान रहा, ये सब कारण था, ये सब परिणाम निकला, ये सब उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये कई बार पूछा जाता है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था, यानी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में ये था, जिसको जो है सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। इसका मुख्य दर्शन यह था कि या फिर मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों की असहयोग से चल रहा है, यानी उसी के सहयोग से चल रहा है, उसका सहयोग नहीं किया जाए तो ब्रिटिश शासन जो है ढल जाएगा, उसका सरकार ढह जाएगा। यही कारण से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से कारण थे ताकि असहयोग आंदोलन करना पड़ा? तो रॉयल एक्ट 1919, यानी ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसके तहत किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिससे जनता में भारी रोष था। यानी कहने का मतलब ये है, इनके द्वारा जो रॉयल एक्ट लाया गया था 1919 में, रॉयल एक्ट ये कानून ही ऐसा था जो कि काला कानून के रूप में, यानी कोई भी भारतीय को बिना किसी मुकदमा चलाए डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये रॉयल एक्ट के थ्रू से किया जाता था, जिनसे जो है यहाँ के जो भारतीय लोग, उनका मानना था कि ये कानून जो है जनता के लिए अच्छी नहीं है। फिर दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉयल एक्ट के विरोध कर रही शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी जी का ब्रिटिश न्याय प्रणाली से भरोसा उठ गया। यानी क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे, एक छोटी सी भीड़ थी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी भीड़ मान सकते हैं हम, वो शांतिपूर्वक जो है विद्रोह कर रहे थे। और उसी के ऊपर जो जनरल डायर था, वो जलियांवाला बाग में जो है वो गोलियां सब पर चला दी, जिससे जो है क्या हुआ, जो गांधी जी थे उनका भरोसा उठ गया ब्रिटिश सरकार पर से। उनका मानना अब हो गया कि ब्रिटिश शासन जो है वो न्याय नहीं कर सकती, उसके ऊपर से भरोसा उठ गया। फिर तीसरा हो गया खिलाफत आंदोलन दोस्तों, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ने के खलीफा, ठीक है, के साथ अंग्रेजों की व्यवहार अपमानजनक था। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के सुनहरे अवसर मानकर असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया और ये भी आपका खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। आगे जो चौथा था वो है प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण भारत में महंगाई,
करों का बोझ और बेरोजगारी की चरम पर थी। मध्यम वर्ग और किसान शासन या फिर ब्रिटिश शासक के अंदर पूरी तरह से जो है फंस चुके थे। यानी क्या हुआ था, पहले तो विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारण महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और किसानों वगैरह के लिए, भारतीयों के लिए कर वगैरह का बोझ बढ़ गया था, बेरोजगारी भी तो थी ही थी, है ना। तो इन सभी के कारण जो है किसान और मध्यम वर्ग के लोग जो है ब्रिटिश सरकार के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे, उनके कंट्रोल में थे। ठीक है, पांचवा है हंटर कम्युनिटी की रिपोर्ट। तो जलियांवाला बाग की जांच जब किया गया तो उसमें बनी हंटर कम्युनिटी ने दोषियों को दंड देने के बजाय क्या किया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिससे भारतीयों और अधिक क्रोधित हो गए। यानी क्या किया गया, उसे दंड देने के बजाय उस पर पर्दा डालना, मतलब उसे जो है छुपाया गया, तो जिसके कारण जो भी भारतीय थे वो और भी ज़्यादा क्रोध हो गए। ठीक है, तो ये सब था आपका असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके आंदोलन के कार्यक्रम देखा जाए तो सरकारी उपाधियों और पदों का त्याग करना, यानी पहला क्या किया गया, उनके द्वारा जो भी पद दिए गए थे सरकारी पद, उसे त्याग कर दिया गया। फिर है सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालत वगैरह का बहिष्कार करना, यानी उनके द्वारा जो बनाए गए स्कूल थे, कॉलेज थे, अदालत थे, उन सभी का बहिष्कार किया जाने लगा। विदेशी कपड़ों की होली चलाना और स्वदेशी को अपनाना, यानी विदेशी कपड़ों को भी जो है मतलब उसका भी जो है बहिष्कार किया जाने लगा और स्वदेशी कपड़ों को, खादी वगैरह को पहनना शुरू कर दिए थे। फिर शराब की दुकानों पर पैकेटिंग करना। ठीक है, तो ये सब जो है इसका कार्यक्रम चला था। आंदोलन का अंत में देखा जाए तो आंदोलन का अंत कहाँ तक हुआ था, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। यानी क्या हुआ, जो ये चल रहा था, ठीक है, जो आपका आंदोलन चल रहा था, वही आंदोलनकारी ने ही चोरा चोरी गांव में चोरा चोरी कांड जो हुआ था आपका, उसमें जो है एक पुलिस थाना में ही जो ही आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और ये सब देखते हुए गांधी जी जो है दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को जो है आंदोलन वापिस ले लिया। ठीक है, और ये आंदोलन छोड़ दिए। आंदोलन का परिणाम क्या रहा और या फिर इसका महत्व, तो देखिए प्रथम जन आंदोलन था ये। यह पहला मौका था जब देश की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिला और छात्र वगैरह सब मिलकर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे थे। उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम को केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित ना रखकर जन जन तक पहुंचा दिया था। तो ये पहला आंदोलन था आपका। फिर इसका दूसरा जो है का परिणाम जो रहा वो हिंदू मुस्लिम एकता, यानी खिलाफत मुद्दे को शामिल करने से हिंदू और मुसलमानों के कंधों से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया, जो भारतीय इतिहास में एकता का एक अदृश्य उदाहरण बना। यानी दोनों मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकता बनाकर जो है विद्रोह किया था। ठीक है, ये था। आगे था स्वदेशी का प्रसार, यानी विदेशी खमानों के बहिष्कार से भारतीय उद्योगों और जो है हस्तकर था, ठीक है, को भारी प्रोत्साहन मिला। चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया, यानी क्या हुआ, स्वदेशी वगैरह को अपनाया गया, विदेशी सामानों को जो है बहिष्कार किया गया, जिसके बाद जो है आपका चरखा वगैरह जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया था। चौथा देखा जाए दोस्तों तो बोला है कि ब्रिटिश सत्ता के भय का अंत हो गया, यानी इस आंदोलन ने भारतीयों के मन से अंग्रेजों और जेल से डरने, मतलब जेल जाने का डर ही निकाल दिया था। अंग्रेजों का और जेल जाने का डर निकाल दिया था उसके अंदर से। जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगी और वे भी जो है डर वगैरह का अंत हो गया। ठीक है, कांग्रेस का कार्यकल्प, यानी कांग्रेस अब केवल याचिकाओं वाली संस्था नहीं रही, बल्कि एक क्रांतिकारी और सक्रिय राजनीतिक संगठन बन गई थी, जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। निष्कर्ष देखते हैं तो बोल रहा है कि यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने मुख्य लक्ष्य यानी स्वराज को तुरंत प्राप्त नहीं कर सका और हिंसा के कारण बीच में ही इसे रोक देना पड़ा था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। इसने वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे
निर्णायक आंदोलन खड़े हुए, या भारतीय राष्ट्रवाद की पहली बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। यानी क्या हुआ, ये तो पूरी तरह से जो है स्वराज हासिल नहीं कर पाया, इसे जो है हिंसा के कारण बंद करना पड़ा था गांधी जी को, लेकिन ये जो था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा भूमिका निभाया, जो आगे चलकर बहुत सारे अलग अलग विद्रोह वगैरह जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जो है शुरू किया गया था। और ये जो है पहली बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी भारतीयों का। ठीक है, अब चौथा है हम लोग का क्वेश्चन दोस्तों, बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए। बोला है कि असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद भारतीय राजनीति में नई शून्यता को सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भरा। यानी असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों को सविनय यानी कि उसे तोड़ने, यानी उनके द्वारा जो कानून लाया गया उसको तोड़ने पर आधारित था। यानी उनके द्वारा जो कानून लाया गया उसे नहीं मानना है, उसे तोड़ देना है। तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था कब, 12 मार्च 1930 में। आंदोलन का प्रमुख कारण, यानी कि आंदोलन का क्या कारण था, क्यों आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका पहला कारण हो गया साइमन कमीशन का विरोध, जो कि 1928 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसका विरुद्ध पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे और जनता में भारी असंतोष पैदा हुई। क्या हुआ, साइमन कमीशन का जो है एक गठन बनाया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन भेजा गया, जिसमें देखा गया कि कोई भी एक भारतीय नहीं है, जितने भी थे वो थे ब्रिटिश सरकार में ही, ब्रिटिश शासन में ही, ब्रिटिश वगैरह ही थे। जिसके कारण जो है भारतीयों ने एक नारा लगाया, साइमन गो बैक के नारा लगाते हुए जनता ने भारी असंतोष पैदा हुआ। मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुए, वो विद्रोह की ओर बढ़ चले, इसलिए ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह किया गया। फिर नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए डेमोनियम स्टेट, ठीक है, की मांग की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया, इसलिए भी जो है ये विद्रोह छिड़ा था। तीसरा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा, जो कि 1929 में हुई थी। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया। किसने किया, तो किया गया, यानी जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। यानी दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूरा स्वराज अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किसने, कांग्रेस ने। चौथा है कि गांधी जी का 11 सूत्री मांगे, यानी गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी, जिसमें लगान में कटौती, नमक की कर समाप्ति और बहुत सारी मांग थी। इरविन द्वारा इन मांगों को अनसुना करने के बाद गांधी जी ने आंदोलन का निर्णय लिया। यानी इरविन ने क्या किया, इस मांगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ, गांधी जी आंदोलन का निर्णय लिया कि आंदोलन करेंगे। पांचवा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो कि 1929 में जो आर्थिक मंदी हुआ था उसके बारे में। आर्थिक मंदी के कारण भारत के किसानों की हालात दयनीय हो गई, उनकी उपज की कीमतें गिरती गई, लेकिन लगान कम नहीं किया गया, जिसके ग्रामीण भारत में अंग्रेजों के प्रति तीव्र आक्रोश था। यानी क्या हुआ, जब मंदी हुआ तो उपज वगैरह कम हुई, किसानों की हालत जो है दयनीय हो गई, उपज में कीमत तो गिर गया, लेकिन जो उसका टैक्स वगैरह था वो कम नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों में, ग्रामीण भारत में जो है अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, तत्कालीन कारण अगर देखा जाए तो नमक कानून था आपका, यानी नमक जैसी बुनियादी जरूरतों पर सरकार ने एकाधिकार और कर को गांधी जी ने ब्रिटिश अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक माना। यानी उनका कहना था कि मतलब नमक पर जो टैक्स लगा दिया था वो भी एक बहुत ही बड़ी और गलत चीज़ थी। तो ये गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो है न्याय किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, इसलिए जो है ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था।
और आंदोलन का परिणाम और प्रभाव क्या पड़ा था। आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, दांडी यात्रा चली नमक कर को खत्म करने के लिए। आखिर इसका परिणाम और प्रभाव क्या पड़ा था, तो जनता के व्यापक भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन, शराबबंदी आंदोलनों में भाग लिया। साथ ही किसानों और व्यापारियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। यानी इस आंदोलन में जो है महिला और साथ ही साथ व्यापारी, किसान, ये सब मिलके जो है सहयोग दिए थे, ठीक है। दूसरा है कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती। नमक कानून तोड़कर भारतीयों ने यह संदेश दिया कि अब वे अंग्रेजों के अनैतिक कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे ब्रिटिश प्रशासन का इकबाल खत्म होने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, गांधी जी जो है वो नमक कानून को तोड़कर भारतीयों में ये संदेश मतलब आ गया, या संदेश दिया अंग्रेजों को कि अब जो है हम अनैतिक कानून आपका नहीं मानेंगे। और इसके कारण जो है ब्रिटिश प्रशासन में जो है इकबाल खत्म होने लगा, उसका प्रतिष्ठा, रेपुटेशन खत्म होने लगा था, ठीक है। आगे तीसरा है दोस्तों, स्वदेशी का प्रोत्साहन। विदेशी कपड़ों और वस्तुओं के बहिष्कार से ब्रिटिश व्यापार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और भारतीय कुटीर उद्योग को बल भी मिला था। तो ये भी किया गया था, इसका मतलब ये भी इसका परिणाम था। आगे था चौथा कि गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। आंदोलन की शक्ति को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन भी गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका और क्या परिणाम निकला, तो वैश्विक ध्यान। इस आंदोलन और दांडी यात्रा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का क्रूरता जो है दुनिया के सामने आई। यानी उनके द्वारा जो हम लोग पर अत्याचार किया जा रहा था वो सब जो है दुनिया के सामने आया, और भारत के पक्ष में जो है विश्व स्तर पर जनमत तैयार हुए, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी दिखाएं, ठीक है। आगे छठा है दोस्तों, बोल रहा है कि 1935 के अधिनियम के आधार। इस आंदोलन के दबाव के कारण ही अंततः ब्रिटिश सरकार को भारत सरकार अधिनियम 1935 लाना पड़ा, जिसमें भारतीयों को कुछ अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए गए। यानी यही सब कानून के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही जो है 1935 में अंग्रेजों को दबाव में आकर जो है भारतीय सरकार अधिनियम जो है वो लाना पड़ा, जिसमें भारतीयों को भी बहुत सारा प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे इस कानून के हिसाब से। निष्कर्ष देखते तो निष्कर्ष में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भले ही 1934 में औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन इससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। इसने भारतीयों में अदम्य साहस और बलिदान की भावना बढ़ी। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य को भी झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। इसने भविष्य के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक मजबूत वैचारिक और संगठित आधार तैयार किया। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है ब्रिटिश समझ चुके थे कि अब जो है भारतीयों को अपने हिसाब से, अपने कानूनों के हिसाब से नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये सब था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और प्रभावों का विवेचना कीजिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए आंसर हम लोग समझेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, जिसे हम लोग जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक निर्णायक लहर पैदा कर दी। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 में हुआ, और इसे जो है हम लोग अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया कि करो या मरो, ठीक है। उसके बाद जो है ये विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण क्या, क्यों ये आंदोलन किया गया, तो क्रिप्स मिशन की विफलता 1942। द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने युद्ध के बाद
डेमोनियम स्टेट का वादा किया था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया। गांधी जी ने इसे दवालिया बैंक के नाम आगे की तारीख का चेक कहा। ठीक है, इस विफलता ने भारतीयों को विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। यानी क्या हुआ, क्रिप्स जो था उसे भेजा गया दूसरा विश्व युद्ध के लिए और कहा गया कि जो भारतीय है वो अगर विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हम जो है डेमोनियम स्टेट का वादा किया गया था कि हम देंगे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया था और गांधी जी का मानना था कि ये जो है हमें फुसलाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है उसे ठुकरा दिया गया था और इस विफलता ने अंग्रेजों को विश्वास दिला दिया कि अंग्रेज जो है मतलब सही से या फिर स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, विद्रोह करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, आवश्यक वस्तु की भारी कमी हो गई, कीमत जो है आसमान छूने लगी, यानी बहुत महंगा हो गया। आम जनता विशेषकर जो है किसान और मजदूर भूखमरी और गरीबी से ग्रस्त थे, जिससे जो है उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध भी पैदा हुआ। तो ये सब कारण से भी जो है विद्रोह जो है बहुत आगे बढ़ा था। तीसरा है दोस्तों जापान के आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि सिंगापुर म्यांमार को जीतते हुए भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दे तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत के भारतीयों के लिए छोड़ो या उसे भगवान के भरोसे छोड़ दो। यानी कहा कि जापान जो है वो आक्रमण क्यों कर रहा था और मतलब पहले सिंगापुर म्यांमार तरफ आक्रमण करते हुए जीतते हुए जो है भारत की तरफ बढ़ रहा था। गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज जो है भारत छोड़ देते हैं तो जापान जो है भारत पर आक्रमण करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई कारण बचेगा ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो या फिर भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो ये भी कहा उन्होंने। आगे चौथा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय। म्यांमार और मलाया में अंग्रेजों की हार ने उनकी अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। भारतीयों को लगा कि जो शक्ति अपने अन्य औपनिवेशकों की रक्षा कर सकी उसे भारत को खदेड़ना अब संभव है। यानी क्या हुआ, दक्षिण पूर्व में जब ब्रिटिश सरकार का पराजय हुआ यानी कि विफलता हुई, वो हार गए, तब भारतीयों को भी लगा कि अब समय आ गया है, उन्हें जो है खदेड़ सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, अभी निकालना संभव है। पांचवा है ब्रिटिश सरकार का दमनकारी रुख। युद्ध की आड़ में सरकार ने प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। भारतीय नेताओं को महसूस हुआ कि अब चुप बैठना गुलामी की और लंबा खींचना होगा। यानी क्या हुआ था, देखिए युद्ध के आड़ में क्या हुआ, सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी न्यूज़ वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया, अखबार वगैरह पर। तो अब जो है भारतीय नेताओं को महसूस हुआ कि अब चुप बैठना नहीं है, अब अगर चुप बैठेंगे तो और जो है ये गुलामी लंबा खींचा जा सकता है और हम बहुत ज़्यादा गुलामी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ये विद्रोह हुआ था, ये सब कारण था। इसका प्रभाव और परिणाम क्या निकला, तो पहला देखिए अभूतपूर्व जन भागीदारी। इस आंदोलन ने सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शीघ्र नेता जैसे कि गांधी जी, नेहरू, पटेल, ये सब की गिरफ्तारी के बावजूद यह नहीं रुका। युवाओं और छात्रों, महिलाओं और गांवों के किसानों ने इसका नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। यानी क्या हुआ, आंदोलन जो है पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। इसमें गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी वगैरह भी गिरफ्तार होने के बावजूद ये जो है युवा वगैरह, छात्र वगैरह, महिला और गांव के किसान वगैरह ने सब नेतृत्व करके इस आंदोलन को चलाते रहा। जयप्रकाश नारायण और अरुणा असफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, दूसरा देखिए समांतर सरकारों की स्थापना। आंदोलन के दौरान देश में कई हिस्से में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। भारतीयों ने अपनी समांतर सरकारें बनाई, जैसे कि बलिया जो कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में थे, सतरा जो कि महाराष्ट्र और तामलुक जो कि बंगाल। इसने सिद्ध कर दिया कि भारतीय अब स्वयं
का शासन चलाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सब बनाते हुए अपना खुद का कुछ कुछ छोटा छोटा टुकड़े बनाते हुए ब्रिटिश सरकार को खत्म करने का कोशिश किया गया और ख़त्म किया गया। ठीक है, तीसरा है ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाना। हालांकि अंग्रेजों ने भारी हिंसा और दमन के जरिए आंदोलन को दबा दिया, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब वे भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध उन पर शासन नहीं कर सकते। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता को केवल समय की बात बना दी। यानी क्या हुआ, अब ब्रिटिश शासन जो सरकार थी उसकी नींव हिल चुकी थी। उनका मानना था कि यह भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शासन कर पाना पॉसिबल नहीं है, अब हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चौथा है नौसेना और सेना में विद्रोह की प्रेरणा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के जोश ने आगे चलकर 1946 के शाही नौसेना विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी खत्म हो गई, जो ब्रिटिश सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ था। यानी भारतीय जो थी वो पूरे तरह से भारतीय लोग जो है ब्रिटिश सत्ता को बहिष्कार करने लगे, उसके ऊपर वफादारी दिखाना बंद कर दी है, उसे जो है सपोर्ट करना बंद कर दिए। पांचवा आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय जनामत। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया की ध्यान भारत की ओर खींचा। अमेरिका जैसे मित्र देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत को आज़ाद कर दो। तो ये सब कारण था, ये सब परिणाम निकला। निष्कर्ष देखा जाए कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जनता की हिम्मत का सबसे बड़ा उदाहरण था। भले ही अंग्रेजों ने लाठी और गोली के दम पर इस आंदोलन को कुछ समय के लिए दबा दिया, लेकिन वे भारतीयों के मन की आज़ादी की जिद को नहीं निकाल पाए। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ समझा दिया कि अब वे भारत पर ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे। इनसे आज़ादी की राह की आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया और इसी के दबाव में आकर अंततः अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा। आगे हम लोग देखेंगे, छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय के कारण और असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी उदय क्यों हुआ था और असफल क्यों रहा था। ठीक है, आंसर चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन उन राष्ट्रभक्त युवाओं की एक सशक्त चुनौती थी जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दमन में नरमपंथियों का संवैधानिक विफलताओं के विरुद्ध बम और पिस्तौल का मार्ग अपनाया। यह आंदोलन केवल हिंसा का प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए दिया गया एक साहसी बलिदान था, जिनसे भारतीयों के मन से ब्रिटिश शासन का भय समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है, जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो राष्ट्रभक्त युवाओं का एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। ठीक है, उसके खिलाफ में था। इसमें जो है वो अहिंसा वगैरह नहीं अपनाया गया, इसमें हिंसा अपनाया गया, यानी कि बम और पिस्तौल का मार्ग अपनाया गया। यह आंदोलन केवल हिंसा का प्रदर्शन करने के लिए नहीं था, बल्कि ये देश की स्वतंत्रता के लिए दिया गया एक साहसी बलिदान था, जिसमें बहुत सारे भारतीयों ने अपने जो है मन से ब्रिटिश सरकार का भय समाप्त कर दिया और उनके विरुद्ध जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन लाए थे। क्रांतिकारी आंदोलन उदय के कारण तो देखिए, चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया उदारवादियों की असफलता। कांग्रेस की शुरुआती नेता नरम दल प्रार्थना पत्रों और याचिकाओं में विश्वास रखते थे। युवा वर्ग इस भिक्षावृत्ति की राजनीति से असंतुष्ट थे और मानता था कि अंग्रेज बिना शक्ति के भारत नहीं छोड़ेंगे। यानी अंग्रेज की शुरुआती जो नेता थी वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना पत्र रिक्वेस्ट भेजा करते थे, याचिका वगैरह में विश्वास रखते थे। लेकिन वहीं युवा वर्ग जो था उसका मानना था, ये सब चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि अंग्रेज जो है वो बिना शक्ति के जो है, बिना लड़े जो है भारत नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मानना था। दूसरा देखा जाए तो बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने भारतीयों के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। जब शांतिपूर्ण आंदोलनों का अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया तो युवाओं ने बम और पिस्तौल का रास्ता चुना। यानी क्या हुआ, बंगाल विभाजन, जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन ने भारतीयों के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। यानी क्या हुआ, शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा था
उसको जो है बेरहमी से यानी उसे ख़त्म कर दिया गया, गोलियां चलाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तब भारतीय युवाओं ने बम और पिस्तौल का रास्ता चुना, ठीक है, और जो है क्रांतिकारी आंदोलन किया। तीसरा है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। आयरलैंड की क्रांतिकारियों और रूस की निहिलिस्ट क्रांतिकारी और जापान द्वारा रूस जैसी बड़ी शक्ति को हराने यानी 1905 में हराया था की घटना ने भारतीय युवाओं को विश्वास दिलाया कि वे भी अंग्रेज को हरा सकते हैं, ठीक है। आगे चौथा है दोस्तों ब्रिटिश दमन चक्र। अंग्रेज सरकार प्रेस की आज़ादी छीन रही थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा रही थी। इस दमन ने युवाओं को भूमिगत होकर गुप्त संगठन बनाने पर मजबूर कर दिया। यानी क्या हुआ था, अंग्रेज जो है जो भी कर रहे थे प्रदर्शन वगैरह उन सभी पर लाठियां बरसा रही थी। तो ये सब देखते हुए भारतीय युवाओं ने जो है एक गुप्त संगठन के रूप में तैयार किया, जिसमें बम और पिस्तौल वगैरह का यूज करके एक क्रांतिकारी आंदोलन लाया गया था। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक के विचारों ने युवाओं में राष्ट्रवाद और आत्म बलिदान की भावना बढ़ी। गीता के उपदेशों ने उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, ठीक है। तो ये सब कारण से जो है उदय हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन का। और अब देखेंगे दोस्तों कि ये आंदोलन जो है असफल क्यों रहा था, इसके पीछे क्या कारण है। तो क्रांतिकारी आंदोलन अपने साहस के बावजूद कुछ कारण से सफल नहीं हो सका। कौन कौन सा कारण था, तो चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया केंद्रीय संगठन का अभाव। क्रांतिकारी अलग अलग गुप्त समूहों में बटे हुए थे, ठीक है। उनके बीच तालमेल और एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, जिनसे वे अंग्रेजों का संगठित होकर सामना नहीं कर पाए। क्या होता था, छोटा कुछ लोग यहाँ संगठित हुए हैं, कुछ लोग यहाँ संगठित हुए हैं, एक केंद्रीय रूप में यानी कि एक पूरी तरह से वो नहीं थे, ठीक है। छोटे छोटे गुप्त समूहों में बटे हुए थे, जिनके कारण वो जो है अंग्रेजों को संगठित होकर सामना नहीं कर पाए। आगे जो है सीमित जन आधार। क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग और युवाओं तक ही सीमित रहा। वे आम जनता और किसानों को बड़े पैमाने पर अपने साथ नहीं जोड़ पाए, जबकि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए जन समर्थन अनिवार्य होता है। तो वो कुछ कुछ लोग जो है संगठन बनाकर कर रहे थे, सबको नहीं जोड़ पाए, तो ये भी थी। आगे संसाधनों की कमी। क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारें, धन और प्रशिक्षण की बहुत कमी थी। उनके मुकाबले ब्रिटिश सरकार के पास विशाल सेना, आधुनिक हथियार और सूचना तंत्र जैसा मौजूद था, ठीक है, जासूसी वगैरह। तो ये सब के कारण जो है अंग्रेज आगे थे और क्रांतिकारियों के पास जो है एक लिमिटेड चीज़ होने के कारण वो सब जो है असफल रहे। आगे ब्रिटिश सरकार का क्रूर दमन। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए बेहद सख्त कानून बनाए। सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई, अंडमान भेजा गया यानी काला पानी भेजा गया या जेलों में तड़पाया गया, जिससे आंदोलन की गति जो है धीमा पड़ने लगी थी, धीमी पड़ गई थी। तो ये सब कारण था दोस्तों असफल होने का। आगे है भूखबीरी और गद्दारी। क्रांतिकारियों के अपने ही कुछ साथियों ने पुलिस की मुखबिरी की, जिससे उनके गुप्त ठिकाने और योजनाओं अंग्रेजों को पता चल गई, ठीक है। यानी क्या हुआ, उनका जासूसी करके उनका गुप्त ठिकाना वगैरह, उनकी योजना वगैरह, प्लानिंग वगैरह जो है अंग्रेजों को पता चल गई। तो ये सब कारण था हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो असफल होने का, ठीक है। तो हमने उदय भी देखा और इसका असफल के कारण भी देखा। निष्कर्ष देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन युवाओं के जोश और देशभक्ति का परिणाम था, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। भले ही साधनों की कमी और अंग्रेजों ने के दमन के कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने जो है भारतीयों मन से जो है अंग्रेजों का डर पूरी तरह से निकाल दिया था। क्रांतिकारियों के बलिदान ने ही पूरी देश में राष्ट्रवाद की एक ज्वाला जलाई, जिनसे अंततः भारत की आज़ादी का रास्ता एक साफ हुआ। तो ये था आपका भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों, जो आपका था भारत विभाजन के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। ये आपको जो है कई बार पूछा जाता है, या फिर आपको पूछा जाए भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन के कारण एवं परिणाम, तो वो भी सेम ही चीज़ है। तो आप अच्छे से इसे समझ लीजिए, ठीक है। आंसर देखिए, हम लोग समझेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन का गहरा घाव भी मिला था।
आज़ादी तो मिली लेकिन उसी के साथ साथ विभाजन का एक घाव भी मिला था। भारत के दो हिस्से बन गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान में बट गया। यह विभाजन केवल जमीन का ही नहीं था बल्कि दिलों का था, परिवारों का था, सदियों पुरानी संस्कृति का भी था। तो ये हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, आज़ादी के बाद। ठीक है, भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, यानी भारत का जो विभाजन हुआ उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों जो है भारत और पाकिस्तान अलग हुए, क्यों उन्हें जो है पाकिस्तान अलग से बनाना पड़ा, तो ये सब कारण देखेंगे। तो विभाजन के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदार कारण जो थे वो जिम्मेदार थे। पहला था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज जानते थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे उन पर राज करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने जो है दोनों के बीच नफरत का बीज बोए और दोनों को लड़वा दिया। 1909 में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए जिनमें दोनों समुदायों को राजनीतिक रूप से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये सब कारण था हमारे मतलब हमारे हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने का, और पाकिस्तान अलग से बांट के देने के पीछे जो रीजन, असली रीजन था वो अंग्रेजों का ही था। ठीक है, आगे दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने यह बात फैलाई कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जातियां नहीं बल्कि दो अलग राष्ट्र हैं। उनका कहना था कि हिंदुओं के बहुमत वाली भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो 1940 में उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान की मांग रख दी थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, आगे तीसरा देखेंगे मुस्लिम लीग की जीत और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तैयारी की तो जिन्ना ने पाकिस्तान पाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके कारण पूरे देश में भीषण दंगे शुरू हो गए, हजारों लोग मारे गए। इस दंगों ने अंग्रेज नेताओं यानी कांग्रेस नेताओं को डरा दिया और उन्हें लगा कि देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए विभाजन ही जरूरी है, यानी पूरी तरह से युद्ध छिड़ चुका था। ठीक है, बहुत बड़ा दंगा हो चुका था जिसके कारण अंग्रेज नेता वगैरह जो है डर गए थे। उनका मानना था कि ये जो है गृह युद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो है विभाजन ही जरूरी था। ठीक है, आगे चौथा है कि अंग्रेजों की जल्दबाजी और माउंटबेटन योजना। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत छोड़ने की प्रक्रिया बहुत जल्दी में पूरी की। उन्होंने सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया, जिसने भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस जल्दबाजी ने लोगों को संभालने का मौका भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये सब कारण भी थे विभाजन का। आगे पांचवा, सांप्रदायिक दंगे और अंधविश्वास अविश्वास। ठीक है, यानी सांप्रदायिक कारण दंगे और अविश्वास। 1946 और 47 के दौरान नफरत इतनी फैल गई थी कि हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के बीच सदियों पुराना भरोसा खत्म हो गया। जब खून खराबा बढ़ने लगा तो आम जनता के बीच भी यह भावना घर कर गई और सब साथ रहना मुश्किल हो गया था। यानी पूरी तरह से जो है हिंदू मुस्लिम पड़ोसी वगैरह जो है सदियों पुराना जो भरोसा वगैरह था वो सब खत्म हो गया। एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा जो है दंगे वगैरह होने लगे थे। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे, अविश्वास वगैरह खत्म हो गया था। उसके बाद विभाजन हुआ, तो विभाजन का परिणाम क्या निकला, तो वो देखिए। विभाजन के परिणाम अत्यंत विनाशकारी और दुखद रहे। पहला, भीषण जन संहार और खून खराबा। विभाजन की घोषणा होते ही पंजाब और बंगाल में कत्लेआम शुरू हो गया। ट्रेन लाशों से भरकर आने लगी। ऐसा अनुमान है कि इस दौरान 5 से 10 लाख लोग मारे गए। यह इतिहास की सबसे काले अध्यायों में से एक था। तो ये हुआ था दोस्तों इसका परिणाम के बाद। दूसरा हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोग को अपना पुरखों का घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और लाखों लोग मुसलमानों को भारत, मतलब क्या हुआ, हिंदू और सिखों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और लाखों मुसलमानों को भारत छोड़ना पड़ा और वो लोग पाकिस्तान की तरफ, मतलब एक दूसरे इधर उधर जाना पड़ा। समझ लीजिए विस्थापन हुआ। लोग पैदल ही मीलों दूर चले, रास्ते में भूख प्यास और हमलों का सामना किया, तब जाके ये सब अच्छे से विभाजन हो पाया। तीसरा है कि महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। विभाजन की सबसे बड़ी कीमत जो है महिलाओं ने चुकाई। हजारों महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ जो है
अमानवीय व्यवहार हुआ, बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और कई परिवार जो है हमेशा के लिए बिछड़ भी गए थे। तो ये सब जो है अधिकतर जो है महिलाओं और बच्चों पर ही अत्याचार हुआ था। आगे चौथा देखा जाए तो संपत्ति और सेना का बंटवारा। ठीक है, विभाजन केवल नक्शे पर नहीं हुआ बल्कि सरकारी खजाने, रेल की पटरियां, किताबों, यहाँ तक कि सेना की राइफलें और घोड़े तक का बंटवारा किया गया था, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान भी पहुंचा था। तो ये भी हुआ था दोस्तों। आगे पांचवा है कश्मीर समस्या का जन्म हुआ। विभाजन के साथ ही जो है कश्मीर की समस्या भी उत्पन्न हो गई। विभाजन के समय रियासतों को यह छूट दी गई थी कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ भी जा सकती है। कश्मीर को लेकर शुरू हुआ विवाद आज 2026 तक भी जो है दोनों देशों के बीच बना है तनाव, और युद्ध का बहुत बड़ा कारण भी बीच बीच में बनते रहता है। ठीक है, तो ये सब हुआ था विभाजन के कारण, ये परिणाम था, ये असर पड़ा। तो ये सब हमने देखा। निष्कर्ष देखते हैं। बोला भारत का विभाजन सत्ता की भूख, अंग्रेजों की चालाकी और आपसी अविश्वास का नतीजा था। आज़ादी की खुशी विभाजन का गम में डूब गई। विभाजन ने न केवल भारत के भूगोल को बदल दिया बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। इसका असर आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में करवाहट के रूप में देखा जा सकता है। यानी इसका असर आज भी जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में देखा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, जो कि यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज, जिसको INA बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। आंसर समझेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज़ाद हिंद फौज, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के भीतर अहिंसक आंदोलन चल रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी धरती पर रहकर सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आज़ाद कराने की बीड़ा उठाया। यह फौज केवल सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि यह भारतीयों का अदम्य साहस और एकता का प्रतीक थी। यानी क्या हुआ, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा रूप से जो है आंदोलन चला रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जो है वो विदेशी धरती पर रहकर एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की। उन्होंने जो है भारी मात्रा में पूरा सैनिकों का एक समूह बनाया। ठीक है, जो भारतीयों के अंदर साहस और एकता का प्रतीक के रूप में वो युद्ध में जो है स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चलिए पहला देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन और विकास। आज़ाद हिंद फौज का सफर 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण जो कि 1942 में था। द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हराया तो हजारों भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया गया। इस बंदियों को संगठित करने और विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 1942 में टोक्यो में इसकी नींव रखी। किसकी नींव रखी, तो आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। और दूसरा चरण में जो हुआ था, ठीक है, वो देखेंगे तो दूसरा चरण और नेताजी का आगमन जो है 1943 में हुआ था। शुरुआती मतभेदों के कारण फौज बिखरने लगी थी। तब 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने फौज की कमान नेताजी को सौंप दी। नेताजी ने इसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया और सैनिकों में नया जीव फूंक दिया। यानी कहना दूसरा चरण में ये जो बागडोर है यानी कि कमान के रूप में जो है नेताजी को दिया गया था, और नेताजी ने इसका नाम रख दिया आज़ाद हिंद फौज, और सैनिकों में एक जो है नया जोश पैदा किया। ठीक है, आगे इसका दूसरा देखेंगे। बोला है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार के रूप में स्थापना की। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और म्यांमार जैसे 9 देशों से मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, इस सरकार का अपना बैंक, अपनी मुद्रा यानी अपनी करेंसी हो, डाकघर टिकट हो, अपनी न्याय व्यवस्था हो, तो ये सब था उसके। फिर है नेताजी, उसके राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और
सेना अध्यक्ष तीनों थे, यानी जो नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस वही तीनों थे, राष्ट्र प्रमुख भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, सेना अध्यक्ष भी थे। किनके? तो ये जो आपका बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज सरकार उसका। ठीक है। तीसरा देखा जाए तो फौज की संरचना और संगठन। नेताजी ने फौज को बहुत ही आधुनिक और अनुशासित तरीके से संगठित किया, यानी डिसिप्लिन के साथ जो है उसे संगठित किया था, जिसमें ब्रिगेड का नाम दिया गया था। सेना की टुकड़ियों के नाम प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखे गए, जैसे कि गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड, ये सब नाम दिया गया था ब्रिगेड का। फिर झांसी की रानी रेजिमेंट या विश्व की पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंट में से एक थी, जिसका कप्तान जो है लक्ष्मी सहगल ने संभाली थी, यानी कैप्टन के रूप में जो है लक्ष्मी सहगल ने इसको संभाला था। यह कदम भारतीय समाज में महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन था और ये पहला था। ठीक है। इसका मुख्यालय जो था दोस्तों, इसके दो मुख्यालय थे, एक था सिंगापुर में और दूसरा था रंगनू यानी कि म्यांमार में। वहाँ रहकर यानी कि विदेशों में रहकर जो है आज़ाद हिंद फौज की गठन की गई और वहीं से आज़ाद हिंद फौज जो है चलाया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चौथा है दोस्तों प्रमुख सैन्य अभियान और काम। अंडमान और निकोबार की जीत। जापान ने अपनी जीत के बाद ये द्वीप नेताजी को सौंप दिया। क्या किया? नेताजी को सौंप दिया था। यह पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया था और इसका नाम रखा गया था शहीद और स्वराज्य द्वीप रखा गया था इसका नाम। ठीक है। अंडमान का और निकोबार का नाम। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, इम्फाल और कोहिमा का अभियान जो कि 1944 में चला था। दिल्ली चलो के नारे के साथ फौज भारतीय सीमा को पार कर मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा तक पहुंच गई। भारतीय धरती पर पहली बार जो है INA ने तिरंगा फहराया, यानी 1944 में पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस की फौज जो है वो भारतीय धरती पर अपनी तिरंगा फहराया था। आगे है प्रतिकूल परिस्थितियां, भारी बारिश, घने जंगल, भोजन की कमी वगैरह और जापान द्वारा हवाई सहायता बंद कर देने के बावजूद जो है भारतीय सैनिकों ने वीरता से युद्ध लड़ा। ठीक है। अब पांचवा देखेंगे, बोल रहा है कि लाल किला मुकदमा और जन आंदोलन। 1945 में जापान की हार के बाद INA यानी कि आपका जो आज़ाद हिंद फौज है उसी का शॉर्ट नेम है, के सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। 1945 के अंत में दिल्ली की लाल किलों में 3 प्रमुख अधिकारी जो कि कर्नल प्रेस सहगल, कर्नल गुरु बख्त सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। जो कि 1945 में। इस मुकदमा ने पूरे भारत को एक कर दिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों के अधिकारियों पर एक मुकदमा चलाने से सांप्रदायिक एकता जो है बहुत मजबूत हो गई थी, यानी तीनों जो है एकत्र हो गए थे, एकता हो गए थे। पूरे देश में नारा गूंजा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढीलो शहनवाज, जो ऐसा नारा जो है गूंजा था। ठीक है। अंततः जब जन दबाव में अंग्रेजों ने उनकी सजा माफ करनी पड़ी, यानी इन तीनों को जो है छोड़ना पड़ा था लास्ट में। ठीक है। आगे छठा देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता में महत्व और भूमिका क्या रही या फिर प्रभाव क्या पड़ा किसका? तो हमारे जो है आज़ाद हिंद फौज का। तो ब्रिटिश सेना की वफादारी का अंत हुआ। अब तक अंग्रेज भारतीय सैनिकों के दम पर भारत पर राज कर रहे थे, तो आज़ाद हिंद फौज के प्रभाव से भारतीय नौसेना 1946 और थल सेना में विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब उनकी अपनी सेना अब उनके साथ नहीं है, वो जो है आज़ाद हिंद फौज की तरफ चल गए थे, अपनी भारतीय वगैरह। सांप्रदायिक एकता, तो आज़ाद हिंद फौज ने सिखाया कि धर्म से ऊपर देश होता है। इसके रसोई घर में हिंदू और मुसलमान एक साथ खाना खाने लगे थे। ठीक है। सब एकता हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, नेताजी के कूटनीतिक प्रयासों ने भारत की आज़ादी के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत से रखा था। ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकला था। निष्कर्ष है कि आज़ाद हिंद फौज ने भारतीयों को सिखाया कि आज़ादी लड़कर भी छीनी जा सकती है। भले ही यह फौज युद्ध में पूरी तरह से नहीं जीत पाई, लेकिन इसने जो है अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया था कि वे भारतीयों सैनिकों के भरोसे भारत पर राज नहीं कर सकते। नेताजी और उनकी फौज के बलिदान ने देश में
देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जिससे भारत की आज़ादी का रास्ता साफ हो गया था। तो ये था दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेता आज़ाद हिंद फौज का, जो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ये लिख देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखेंगे तो बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से। तो आंसर देखिए, बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। वे न केवल एक कुशल नेता थे बल्कि उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय और आक्रामक भूमिका के लिए याद किए जाते हैं। उनकी नेतृत्व शैली जो है केवल आकर्षण थी बल्कि कई लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरणा करने वाली कारक भी थी। यानी सीधे भाषा में समझिए तो सुभाष चंद्र बोस भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। वो एक बहुत ही अच्छे कुशल नेता भी थे और साथ ही साथ सबको एकत्रित करने में यानी कि एक करने के लिए जो है बहुत सारा कदम भी उठाए थे, ठीक है। आगे देखिए, देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया हम लोग का कि राजनीतिक नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस ने 1930 के दशक में अधिकांश समय के दौरान भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण 1921-1922 में जेल भी भेजा गया था। किनको? तो सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने जो है अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन कर दिया। जैसे ही रिहाई हुआ उन्होंने क्या किया, अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन कर दिया। वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए, जो कि 1938 और 1939 में चुने गए थे। आगे देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग राजनीतिक दल की स्थापना भी की और ब्रिटिश शासक सरकार से भारत को पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता की मांग जारी रखा। तो ये सब था, बहुत बड़ा योगदान था हमारा, ठीक है। किसका? तो सुभाष चंद्र बोस का। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना बोस का सर्वोपरि राजनीतिक लक्ष्य था। 1930 तक बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के जुए को उतार फेंकने और रसिया में एक नेता के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण करने की व्यापक रणनीति तैयार की थी। यानी उनके द्वारा ये प्लान तैयार किया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को जो है पूरी तरह से 1930 तक ख़त्म कर देना है और जो है एशिया में एक नेता के रूप में अपना उचित स्थान ग्रहण करना है। दूसरा था, अन्य देशों के साथ काम भी किया। दूसरे विश्व युद्ध के से पहले जो है उसके पहले और उसके दौरान जो है बोस ने अपनी प्रिय देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने में जर्मनी और जापान का समर्थन हासिल करने के लिए अथक प्रयास की। यानी वो जो है जर्मनी और जापान से जो है समर्थन लेना चाहा, समर्थन लिए, बहुत सारा प्रयास भी किए उसके सपोर्ट के लिए। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना। जुलाई 1943 में सिंगापुर में जापान की सहायता से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन भी किया। बाद में उनका नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश मलाया, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों से भारतीय युद्धबंदियों और बागान श्रमिकों को शामिल कर एक गठन के रूप में तैयार किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना की, जिसमें जापान की वित्तीय, राजनीतिक, राजनयिक और अन्य सैन्य सहायता से उन्होंने जो है निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी किया, ठीक है। तो ये सब किए थे। तीसरा है जन आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने जन आंदोलन और उनमें स्वतंत्रता की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझते हुए कि मानव संसाधन भारत का सबसे बड़ा संसाधन है, उन्होंने घोषणा की सभी भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने घोषणा किया, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद के प्रांतीय सरकार की गठन के साथ उन्होंने सीधे तौर पर भारतीयों से पूर्ण जन आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की थी। तो ये सब किया था जन आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए देखेंगे चौथा इसका, तो बोल रहा है कि महिलाओं की भागीदारी भी उन्होंने ही की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों का आह्वान किया, यानी दोनों लड़ो, ठीक है। बोस का मानना था कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है और इसलिए उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए लड़ने और बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा कहा था। 1920 और 1930 के दशक में उन्होंने भारत में महिलाओं को राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक शामिल करने के लिए अभियान भी चलाया था। 1943 में एशिया लौटने के बाद उन्होंने महिलाओं से भारतीय राष्ट्रीय सेना में सैनिक रूप से सेवा करने का आह्वान किया। 1943 में एक महिला रेजिमेंट यानी कि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन भी किया, जिसमें लगभग 1000 महिलाएं शामिल भी हुई थी। यानी उनके द्वारा जो है महिलाओं को भी भागीदारी दिया गया था कि स्वतंत्रता संग्राम में वो भी अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने जो है एक रेजिमेंट भी तैयार किया था, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इसमें जो है बहुत सारी महिलाएं जो है शामिल भी हुई थी, है ना। फिर आगे दोस्तों पांचवा की युवा नेतृत्व। सुभाष चंद्र बोस युवा आंदोलन के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उनका मानना था कि युवा स्वभाव से ही आदर्शवादी, उत्साही और नए विचारों के प्रति खुले होते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने 1920 के दशक में कई प्रांतों में गठित नई युवा लीगों के साथ काम भी किया। उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने युवाओं को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। बोस का मानना था कि भारत की मुक्ति केवल जागरूक युवाओं पीढ़ी के प्रयासों और बलिदानों से ही संभव हो पाया। तो ये सब युवाओं को भी जो है समर्थन वगैरह के कारण जो ही मतलब उन लोगों को जो है पूरा तरह से प्रोत्साहित किया, उन लोगों को जो है साथ अपने साथ लेके स्वतंत्रता संग्राम के लिए शामिल किया और उन्हें भी जो है स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने का मौका दिया, ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे तो लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अद्वितीय यानी बहुत ही बड़ी, ठीक है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना और लाखों भारतीयों में आज़ादी का जुनून भी भर दिया। भले ही उनकी सेना युद्ध नहीं जीत पाई, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। यह बोस का ही प्रभाव था कि जिसने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, जिससे अंततः भारत आज़ादी का मार्ग की ओर पूरी तरह से बढ़ चुका था। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में था कि उनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से योगदान रहा था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की योगदानों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसे जो है शॉर्ट में अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आपने बहुत बार इसे पढ़ रखा होगा, इसलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में 1915 से लेके 1947 तक जो वो समय था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो है गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ था। इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसा नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को सत्य और अहिंसा के नए सिद्धांतों से परिचित कराया। यानी उनका मानना था सत्य और अहिंसा से जो है युद्ध जीता जा सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को केवल शिक्षित वर्गों के कमरों से के अंदर नहीं रखा, बल्कि जो है गाँव के गरीब किसान, मजदूर, ये सभी को जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन में शामिल किया, ठीक है। उनके आने से जो है आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई थी, सब मिलकर जो है आंदोलन करते थे, ठीक है। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन योगदान वगैरह देखें तो चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने भारत लौटते ही सबसे पहले स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया, जो कि 1947 में चंपारण जो कि बिहार में है। उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त दिलाई। उसके बाद 1918 में खेड़ा के किसानों के लिए लगान माफी और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उचित वेतन की लड़ाई लड़ी। तो ये सब किया था। 1917 में जो है वो नील की खेती चंपारण में, 1918 में खेड़ा किसानों के लिए लगान वगैरह माफ़ी करवाया, टैक्स वगैरह। उसके बाद जो है अहमदाबाद में जो है मिल मजदूरों के लिए उचित वेतन की लड़ाई भी लड़ी। इन सफलताओं ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़ी शक्तियों को झुकाया जा सकता है।
तो ये पहला था उनके द्वारा योगदान। दूसरा था असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 में चलाया गया, हमने इसे पढ़ा था अभी ऊपर, है ना। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट जैसी घटनाओं के विरोध में गांधी जी ने लोगों से ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने का आग्रह किया, यानी उसका सहयोग मत कीजिए, उसके सामानों का बहिष्कार कीजिए। इस आंदोलन में सरकारी संस्थाओं, स्कूल और विदेशी सामानों का बहिष्कार शामिल था। हालांकि फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड के घटना के बाद जो है इसमें हिंसा हुई और गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। आगे देखिए तीसरा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इसे डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1930 में हुआ था। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के गलत कानूनों का विनम्रतापूर्ण विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग चुना। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक यानी कि लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य जो था वो नमक कानून को तोड़ना, यानी कि नमक पर टैक्स लगा था तो नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है, जो भारतीय को नमक बनाने से रोकता था। नमक जैसे एक सामान्य मुद्दों को चुनकर उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों को आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। तो ये उनके द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। चौथा था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है युद्ध के दौरान ही जब भारतीयों को स्वतंत्रता देने में ब्रिटिश सरकार की ओर से देरी हो रही थी, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया और भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। भले ही कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लोगों ने आंदोलन जारी रखा। इस व्यापक विरोध ने अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट दिया कि भारत पर शासन करना अब संभव नहीं है। उनके मतलब ज़बरदस्ती उनको कोई कानून वगैरह देना ये नहीं है। अब वहाँ जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे, अपना कानून वगैरह नहीं चला पाएंगे, राज नहीं कर पाएंगे। पांचवा है सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण। गांधी जी का प्रभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने जो है भारतीय समाज की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में भी बहुत बड़ा काम किया। क्या क्या किया तो देखिए, अस्पृश्यता का विरोध, यानी उन्होंने दलितों का उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने हरिजन नाम दिया, ठीक है। फिर आगे किया स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। उन्होंने चरखे और खादी को बढ़ावा दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर और भारतीय उद्योग का प्रतीक बनाकर जो है स्वदेशी अपनाने का भी काम किया। तीसरा है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थन किया और इसके लिए प्रयास करते रहे, ठीक है, दोनों को एकता बनाए रखने के लिए। अब निष्कर्ष देखें तो महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि भारत के राष्ट्रपिता और नैतिक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का उपयोग करके भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने भारतीयों के मन से डर को दूर करने में मदद की और उनके अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नेतृत्व और संघर्षों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी आज़ाद हो गया। उनके विचार आज भी शांति और न्याय के लिए प्रशंसनीय है। तो ये था हमारा महात्मा गांधी का जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो भी भूमिका था वो दोस्तों। तो ये हमने टोटल 10 प्रश्न लिए थे आपका एमडीसी हिस्ट्री के लिए। अगर आप ये 10 प्रश्न कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका एग्जाम में जो टोटल 7 प्रश्न आते हैं और 7 में से 4 बनाना रहता है लॉन्ग टाइप वाला और या फिर शॉर्ट भी जो है सब इसी से आ जाएगा। इसके बाद आपको इसका एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मिलेगा जिसमें हम आपको 1 मार्क्स वाला सभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है पूरे सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाए, पूरा सिलेबस ही। तो ये थी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।